परसेंटेज का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस का। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इलेक्शन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दिया जाएगा, उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करना है, अगर हमें ये बात पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसे में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर दिए जाने वाले डेटा का पहले एक फॉर्मेट समझ लेते हैं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ऐसे में जो पर्सन किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं वो कौन होते हैं? किसी भी इलेक्शन के को ऑर्गेनाइज करने से पहले, अरेंज करने से पहले एक स्पेसिफिक सर्वे होता है और उस सर्वे में उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के लोगों का नाम एक रजिस्ट्रेशन लिस्ट में एनरोल किया जाता है और ऐसे सारे पर्सन जिनका उस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम है वही लोग उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। ऐसे सभी पर्संस को रजिस्टर्ड वोटर्स कहा जाता है। ओके, तो किसी भी पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डालने का जो राइट है वो केवल और केवल इन्हीं वोटर्स का होगा जिनका उस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम है। अब चाहे ऐसे पर्सन जिनके पास वोटर कार्ड हो, अबव 18 ईयर्स हो, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो इसका मतलब उसको वोट डालने का राइट नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे सभी पर्संस जो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं उन्हें रजिस्टर्ड वोटर्स कहा जाता है। तो पहला डेटा हो गया हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे पर्सन ही उस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डालें जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो हो सकता है इसमें से कुछ लोग वोट डाले ही ना, तो जिन्होंने वोट नहीं डाला उनके वोटों की काउंटिंग नहीं हो सकती। तो पहला वोट डेटा हो गया हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर्स। अब रजिस्टर्ड वोटर्स में से जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है उनके वोटों को निकाल दिया जाएगा। उनके वोटों को निकालने के बाद अब जो डेटा हमारे पास बचेगा वो इलेक्शन में डाले गए वोटों का नंबर होगा, दैट इज नोन एज कास्टेड वोट्स। अब कास्टेड वोट्स में से भी, डाले गए वोटों में से भी कई सारे वोट्स ऐसे हो सकते हैं जो गलत तरीके से डाले गए हैं, जिन्हें कहा जाता है इनवैलिड वोट या इलीगल वोट्स कहा जाता है। तो कास्टेड वोट में से इलीगल या इनवैलिड वोट को काउंट नहीं किया जाएगा, इनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। इनको रिमूव करने के बाद अब जो डेटा हमारे पास बचेगा उसे कहा जाता है वैलिड वोट। ये कहलाते हैं वैध वोट, लीगल वोट्स कहा जाता है। यही वो वोटों की काउंटिंग है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितने भी कैंडिडेट्स उनके बीच में यही वोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि जितने भी वोट्स डाले गए वो सारे के सारे वैलिड हों, मे बी पॉसिबल, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स ही इलेक्शन में वोट डालें। तब ऐसे केस में रजिस्टर्ड वोटर्स ही हमारे लिए कास्टेड वोट के बराबर हो जाएगा, कास्टेड वोट वैलिड वोट हो जाएगा। दैट मींस रजिस्टर्ड वोटर्स ही कैंडिडेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। कब? जब सारे के सारे डाले गए वोट, सारे के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स अपने वोट डालें और सारे के सारे डाले गए वोट वैलिड हो, तभी रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे लिए वैलिड वोट्स हो जाएगा। अदरवाइज वैलिड वोट का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में जनरली जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर वोट नहीं डालने वाले पर्संस का डेटा, इसके अलावा इनवैलिड वोट्स का डेटा अगर क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया गया है तो जनरली ऐसा क्वेश्चन दो कैंडिडेट के बेसिस पर बनाया जाता है। अगर दो ही कैंडिडेट्स के बीच में वैलिड वोट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है तो फिर विनिंग मार्जिन क्या होगा? एक्चुअली जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन कहलाता है। इसे जीत का अंतर कहा जाता है। इसको समझने के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर परसेंटेज का है, चलिए इसको परसेंटेज वाइज समझते हैं। कोई भी इनिशियल वैल्यू परसेंटेज वाइज अपने आप में 100% होती है। तो इनिशियल वैल्यू हमारे इस केस में क्या है? रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो हमारा इनिशियल वैल्यू, दैट मींस रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे लिए इनिशियल वैल्यू। तो रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे लिए 100% वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वैल्यू 100% होती है। जब इसमें से कुछ लोग वोट नहीं डालेंगे तो जो डाले गए वोटों का नंबर है कास्टेड वोट्स वो 100% नहीं रह जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में एक स्पेसिफिक रूल है कि किसी भी कैलकुलेशन के रिजल्ट को अगर दोबारा से यूज करना है तो फिर से 100% की तरह से यूज किया जा सकता है। रजिस्टर्ड वोटर्स में से वोट नहीं डालने वाले कैंडिडेट्स के नंबर को निकालने के बाद जो कास्टेड वोट आया इसको फर्दर यूटिलाइज किया जाना है। इसका मतलब इसमें से इनवैलिड वोट निकाल के हमारा वैलिड वोट आएगा, तो ये आगे की कैलकुलेशन के लिए 100% हो जाता है। अब कास्टेड वोट में से फिर इनवैलिड वोट निकलेंगे, इनवैलिड वोट को निकालने के बाद वैलिड वोट का नंबर फिर कम हो जाएगा, लेकिन वैलिड वोट को आगे कैंडिडेट्स के बीच में फिर से बांटना है तो ये हमारे लिए फिर से 100% की तरह से यूज हो जाएगा। लेकिन जब वैलिड वोट को दो ही कैंडिडेट के बीच में बांट रहे होंगे तो श्योरली इनमें से एक विनर और एक लूजर होगा। ओके, अब विनर और लूजर के वोटों का डिफरेंस ही विनिंग मार्जिन कहलाता है। नाउ इसको समझने के लिए हमने कहा वैलिड वोट 100% है। अगर 100% वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन विनर और लूजर के बीच में किया जा रहा हो, लेट्स सपोज
दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, तो 100% दोनों के बीच में बराबर बराबर बांटने का मतलब दोनों को 50-50% वोट मिल जाएगा। ओके, 50% विनर 50% लूजर। और जब दोनों के वोट बराबर हैं विनर और लूजर के, तो तब तो कोई लूजर होगा ही नहीं, इसका मतलब इलेक्शन टाई हो जाएगा, ना तो कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। लेकिन जैसे ही विनर को एक भी परसेंट वोट ज्यादा मिलेगा तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। कितने परसेंट वोटों से जीतेगा वही विनिंग मार्जिन कहलाता है। तो विनर को सपोज मान लेते हैं जस्ट 51% वोट मिला, ओके, तो फिर विनिंग मार्जिन कितना होना चाहिए? 1%। ऐसा नहीं है, एक्चुअली जब विनर को 51% वोट मिला है तो फिर लूजर का वोटिंग परसेंटेज 50% नहीं रह सकता, अदरवाइज 101% हो जाएगा, जबकि हमारे पास वैलिड वोट का परसेंटेज कितना है? जस्ट 100% है। इसलिए अगर विनर को 51% मिला है तो ये जो 1% बढ़ेगा वो कब बढ़ेगा? जब लूजर का 1% कम होगा तभी विनर का 1% बढ़ेगा। ओके, तो विनर का अगर 51% है तो लूजर को 49% वोट मिलेगा, तब ऐसे केस में दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2%। इसका मतलब विनिंग मार्जिन 2% हो जाएगा। नाउ रिमेंबर, याद रखिएगा, जब भी किसी इलेक्शन में दो ही कैंडिडेट हों और जो हमारा वैलिड वोट का परसेंटेज है वो 100% हो, दैट मींस जब 100% वोट्स का डिस्ट्रीब्यूशन केवल दो ही कैंडिडेट के बीच में हो रहा हो तो विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट देता है। इट मींस विनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विनर अगर 50 से जितना भी ज्यादा परसेंट लाएगा उसका डबल विनिंग मार्जिन हो जाएगा, और अगर लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लूजर 50% से जितना भी कम लाया है उसका डबल विनिंग मार्जिन हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, विनर को मिला सपोज 68% वोट मिला। अगर विनर को 68% वोट मिला है तो 50 से कितना ज्यादा हो गया? दैट इज 18%। ओके, तो 18 का डबल कितना हो जाएगा? 36%। इसका मतलब विनिंग मार्जिन कितना हो गया? 36% का विनिंग मार्जिन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे अगर हम लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सपोज लूजर को मिला 42% वोट, 50 से कम है, कितना कम है? 50 माइनस 42 दैट इज 8%, 8% कम है, तो एक का डबल कितना हो जाएगा? 16%। दैट मींस विनिंग मार्जिन इस कंडीशन में हो जाएगा 16%। इस तरह से दो कैंडिडेट के बीच में क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली किसी भी इलेक्शन में दो ही कैंडिडेट हो ये जरूरी तो नहीं। इलेक्शन में तो बहुत सारे कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं, 10, 12, 20, 25, 50, 40 कितने भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 3 कैंडिडेट और मैक्सिमम 4 कैंडिडेट का क्वेश्चन बनाया जाता है, इससे ज्यादा कैंडिडेट्स का क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। लेकिन जब कैंडिडेट 2 से ज्यादा हों तो फिर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन में दिए गए डेटा का जो फॉर्मेट है वो ऐसा हो कि सबको कितने कितने वोटिंग परसेंटेज मिला है वो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 2 से ज्यादा कैंडिडेट होने के केस में सभी का ऑब्टेन वोटिंग परसेंटेज हमें दिया जाना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। चलिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 से ज्यादा कैंडिडेट के लिए, मोर देन 2 कैंडिडेट के केस में चलिए मान लेते हैं हमारे पास 3 कैंडिडेट है। ओके, पहले कैंडिडेट को सपोज मिला 24% वोट, सेकंड कैंडिडेट को लेट 18% वोट एंड थर्ड कैंडिडेट को मिला है सपोज 35% वोट। अब ऐसे केस में विनिंग मार्जिन कितना होगा? जब कैंडिडेट 2 से ज्यादा हो तो विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट नहीं देता है, तब विनिंग मार्जिन फाइंड करने का तरीका क्या होगा? अगर आपने कभी इलेक्शन की ड्यूरेशन में कभी इलेक्शन की कमेंट्री सुनी हो तो आपको पता होगा कि इलेक्शन की कमेंट्री में जब इलेक्शन वोटों की काउंटिंग चल रही होती है तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये पर्सन अपने नियरेस्ट कैंडिडेट से इतने वोटों से आगे चल रहे हैं, एंड फाइनली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट आते समय फिर जो अनाउंसमेंट किया जाता है कि ये पर्सन अपने नियरेस्ट पर्सन से इतने वोटों से इलेक्शन जीत गए, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो इलेक्शन में तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो बात किसकी की जाती है? बात की जाती है सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है और सेकंड हाईएस्ट वोट गेनिंग पर्सन कौन है। केवल उन्हीं दोनों के वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन कहलाता है, बाकी पर्संस के वोटों का विनिंग मार्जिन में कोई रोल नहीं होता है। और यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ डबल इफेक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो 2 से ज्यादा कैंडिडेट में डबल इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज किसका? थर्ड कैंडिडेट का, दैट इज 35%, एंड सेकंड हाईएस्ट किसका? फर्स्ट कैंडिडेट, दैट इज 24%। इन्हीं दोनों का वोटों का डिफरेंस विनिंग मार्जिन हो जाएगा, दैट इज विनिंग मार्जिन इज 35% माइनस 24%, दैट मींस 11% का विनिंग मार्जिन हो जाएगा। क्लियर? सेकंड पर्सन के वोटों का इसमें कोई रोल नहीं रह जाता है। क्लियर? एक और बात, 2 से ज्यादा कैंडिडेट होने पर सारे कैंडिडेट्स के वोटों का जो सम है वो 100% हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलिड वोट का परसेंटेज ये जरूरी नहीं है कि 100% हो, और वोटों की जो काउंटिंग होती है वो वैलिड वोट की ही होती है, इसलिए 100% वोटों का सम होना जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इलेक्शन बेस्ड। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 3 कैंडिडेट्स आर फाइटिंग एन इलेक्शन, one of the candidate obtained 55% valid votes while the second candidate obtained
just 5% valid votes. If none of the vote were declared invalid in the election and the winner won the election by 8,400 votes, how many voters voted in the election? इलेक्शन में कितने वोटर्स ने वोट डाला, ये हमसे पूछा गया। और क्वेश्चन इस बार 3 कैंडिडेट के बेसिस पर है। ओके, 2 से ज्यादा कैंडिडेट है तो यहाँ पर वोटों का सम 100% होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर जो विनिंग मार्जिन है वो डबल इफेक्ट नहीं देता है। दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कैंडिडेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों कैंडिडेट का कितना कितना परसेंट वोटिंग है वो हमें चाहिए। फर्स्ट कैंडिडेट का तो क्वेश्चन में दिया गया 55% वैलिड वोट मिला, सेकंड कैंडिडेट को मिला 5% वैलिड वोट। अब थर्ड का कितना हो? थर्ड का वोटिंग परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक थर्ड का वोटिंग परसेंटेज हमें नहीं मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ऐसे केस में हमें एक स्टेटमेंट में डेटा दिया गया था, दैट वाज इफ नन ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ। जब कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होगा तो सारे के सारे डाले गए वोट वैलिड वोट हो जाएंगे। इसका मतलब कास्टेड वोट हमारे लिए वैलिड वोट होगी। अब कास्टेड वोट आगे की कैलकुलेशन के लिए क्योंकि 100% है तो वैलिड वोट भी ओवरऑल 100% हो जाता है। इसका मतलब कास्टेड वोट 100% है जिसको वैलिड वोट की तरह से हम यूज कर रहे हैं। वैलिड वोट में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 55% फर्स्ट कैंडिडेट, 5% सेकंड कैंडिडेट ले गया तो थर्ड पर्सन को कितना परसेंट वैलिड वोट मिलेगा ना। 100 माइनस 55 प्लस 5 दैट इज 60 माइनस करेंगे 40% हो जाता है। इसका मतलब थर्ड कैंडिडेट को 40% वोट मिला होगा। ओके, 100 हमने अपनी तरफ से नहीं लिया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने 100% वैलिड वोट लिया है। क्लियर? अब ऐसे में विनिंग मार्जिन की बात करें तो 55 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू कितना, 15% का हमारा विनिंग मार्जिन हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने वोटों से कैंडिडेट इलेक्शन जीता है? 8,400 वोटों से इलेक्शन जीता है। इट मींस जो हमने निकाला 15% विनिंग मार्जिन उसकी वैल्यू 8,400 के बराबर हो जाएगी। सो 15% इज इक्वल टू 8,400। अब इसको 15% अगर 8,400 है, हमसे पूछा गया कितने वोट इलेक्शन में डाले गए कास्टेड वोट्स, तो कास्टेड वोट तो अपने आप में 100% है। 100% की वैल्यू निकालनी तो कास्टेड वोट 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो 8400 डिवाइडेड बाय 15 इज 1% इनटू 100 दैट विल बी 100% वोट्स। सिंपलीफाई करते हैं इसको, सिंपलीफाई करने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी दैट इज सॉल्व करना है इसको तो 56,000 वोट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से 3 कैंडिडेट के बेसिस पर हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट देखा। चलिए अब इनवैलिड वोट और वोट नहीं डालने वाले कैंडिडेट के बेसिस पर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर वर 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन। अब इलेक्शन के आगे डेटा दिया गया 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट व्हाइल 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, आगे कहा गया है इफ द विनर गॉट 54% वैलिड वोट्स एंड वोन द इलेक्शन बाय 4,860 votes. Find the number of registered voters in the election of the election. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब क्वेश्चन एक्चुअली 2 ही कैंडिडेट के बेसिस पर बनाया गया। ऐसे में 2 ही कैंडिडेट के बेसिस पर डेटा पूछा गया और हमसे कहा रजिस्टर्ड वोटर्स बताओ कितने हैं। अगर आप जो हमारा वोटिंग फॉर्मेट होता है, वोटिंग टाइप क्वेश्चंस के का टोटल फॉर्मेट है उसको अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले रजिस्टर्ड वोटर्स आते हैं, उनमें से वोट नहीं डालने वाले कैंडिडेट को निकालने के बाद हमारा कास्टेड वोट का नंबर आता है। निकालने का मतलब माइनस करने के बाद, ऐसे इनवैलिड वोट को माइनस करने के बाद वैलिड वोट आता है। इसका मतलब क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ रहा है और जब क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट के थ्रू आगे बढ़ रहा हो तो फिर ऐसे केस में इनिशियल वैल्यू को कुछ भी लेकर सॉल्व करना टिपिकल हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे केस में जनरली हम वेरिएबल फॉर्मेट में अगर कंसीडर करें तो क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए सपोज मान लेते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे पास हैं x, लेफ्ट हमने मान लिया x है, तो रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे पास x हो। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग 10% वोटर्स ने तो वोट ही नहीं डाला, 10% वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स, 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला। अगर x में से 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला तो वोट कितने परसेंट ने डाला? 90%। इसका मतलब x का 90% ऑफ x इन्होंने वोट हम डाला है इलेक्शन। क्लियर? अब आगे कहा गया 10% वोट्स फॉर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो वैलिड वोट्स, जो कास्टेड वोट था उसमें से 10% वोट्स इनवैलिड हो गए। कास्टेड वोट 100% उसमें से 10% निकाल दिया तो बचेगा कितना? 90%। इसका मतलब 90% ऑफ x का 90% हमारे पास वैलिड वोट हो गया। ये वैलिड वोट का नंबर आ गया। ओके, अब वैलिड वोट जो निकल के आया, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट का केस है तो वैलिड वोट आगे की कैलकुलेशन के लिए 100% हो जाएगा।
क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है द विनर गॉट 54% वैलिड वोट। अगर 54% है तो क्योंकि विनिंग मार्जिन डबल इफेक्ट देता है तो 50 से कितना ज्यादा हुआ, दैट इज 54, 4% ज्यादा हो गया, 4 का डबल कितना 8% हो जाएगा, इसका मतलब विनिंग मार्जिन कितना हो गया 8% हो गया। तो जो हमने अभी वैलिड वोट निकाला था उसका विनिंग मार्जिन 8% है, उसके 8% से इलेक्शन जीत जाएगा। दैट मीन्स 90% ऑफ एक्स के 90%, ये तो हमारा वैलिड वोट था, कि 8% से विनर इलेक्शन जीतेगा। सो 90% ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 90%, ये वैलिड वोट था हमारा, वैलिड वोट इनटू 8% दैट इज विनिंग मार्जिन। और विनिंग मार्जिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया गया, दैट इज 4860, तो इसके बराबर हो जाना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी, जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं। तो 00 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसपोज कर देते हैं। सो डेटा विल बी 4860 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 9 into 8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आती है दैट इज 60050 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज तो 6 lakhs डिवाइडेड बाय 8 हमारा फाइनल डेटा है। इसको सॉल्व करने पर 8 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 75,000 वोट्स हो जाए। सो रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर हो जाता है हमारे पास 75,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के दो तरह के फॉर्मेट्स, जिसमें वोट नहीं डालने वाले पर्संस का नंबर या इनवैलिड वोट्स का पर्संस का नंबर अगर दिया गया हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट हमने देखा, या फिर 2 से ज्यादा कैंडिडेट होने पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट हमने देखा। तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जनरली इसी तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। क्लियर?